हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज मंडे है और मंडे को हमारी साइंस की क्लास होती है। साइंस की क्लास में हम केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम परमाणु की संरचना यानी पदार्थ एवं परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे। और परमाणु की संरचना में हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके थे। पदार्थ के बारे में तो पूरा पढ़ ही लिया था हमने। परमाणु की संरचना में इससे पहले 6 लेसन्स जो हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके थे, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके जरूर देखें। और अब हमारा 7 मतलब आज 7 क्लास है इस चैप्टर की। और ज्यादा कुछ हिस्सा ऐसा बचा नहीं है, इसमें थोड़ा सा बचा है क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने पहले की क्लास जब ऑफ करी थी तो तब मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा इसके आगे। तो वही आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैं बता देती हूँ, साइंस की क्लास मंडे को और गुरुवार को यानी थर्सडे को होती है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। कम मैं 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 बजे के आसपास शाम के टाइम पे क्लासेस डाल देती हूँ। और अगर बाय चांस थोड़ा सा लेट होता है तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि 7 से 8 के बीच में क्लास लेनी होती है तो तब तक आपके पास लिंक जरूर आ जाएगा। कभी कभी कुछ इमरजेंसी, कुछ काम ऐसा आ जाता है तो थोड़ा लेट हो जाती है क्लास डालने में, वरना आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। और नहीं तो मैं वही डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डालूंगी, आप उस लिंक से जोड़िए। मैं पिन भी करती हूँ कमेंट में, जो पिन करती हूँ मैं उसको कमेंट में भी मैं व्हाट्सएप चैनल का जो बनाया है उसका लिंक प्रोवाइड पहले वाली वीडियो में किया था, इस वाली में भी कर दूंगी, जिससे आप उससे जुड़ सकते हैं चैनल से। वहां पे मैं वीडियोस डालती हूँ तो उसका लिंक दे देती हूँ, और भी क्लासेस की वीडियोस डालती हूँ जो हमारे अदर्स टीचर्स लेते हैं। उनके भी व्हाट्सएप मतलब यूट्यूब चैनल हैं, और यूट्यूब चैनल पे आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। हमारी जो एनएमएमएस में, जो हमारी तैयारी में जो भी जरूरत होती है क्लासेस की, हमारी नवोदय की भी क्लासेस चल रही है। हमारी क्लास 6 की नवोदय की क्लासेस, क्लास 9 की नवोदय की क्लासेस, और साथ ही साथ जितनी भी छात्रवृत्ति है, जैसे कि एनएमएमएस की हो गई, श्रेष्ठा योजना की, और भी बहुत सारी जो भी छात्रवृत्तियों में जितनी भी प्रतियोगिताओं में जो सब्जेक्ट काम में आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पर अलग अलग लेते हैं। मैं भी क्लासेस लेती हूँ, थोड़ी व्यवस्था की वजह से, बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा नहीं ले पाई। पर चिंता मत कीजिए, कोश मेरे दिमाग में भी है कि मुझे ये क्लासेस डालनी है। अगर स्टार्टिंग किया है, जैसे ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की है तो वो जरूर डालनी है, हिस्ट्री की क्लासेस भी जरूर डालनी है। आप सभी बच्चे मुझे बताएं कि क्लासेस डाली जाएं, और ताकि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है, तभी तो आप मुझे वही कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हाँ क्लासेस समझ में आ रही हैं। तो मुझे भी क्या है, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के जरूर जरूर बनाऊंगी। तो इसीलिए आपका मोटिवेशन, मतलब आपका कहना बहुत जरूरी है। आप कमेंट करें। थोड़ा टॉपिक पे चलते हैं। आज जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास, क्योंकि हमने इससे पहले परमाणु क्रमांक की बात कर ली थी, तो आज हम एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं इसमें बता देती हूँ आपको, इससे पहले हम परमाणु क्रमांक के बारे में यानी परमाणु संख्या के बारे में जान चुके थे। जो परमाणु संख्या क्या होती है, वो जेड जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो भी उस जेड यानी परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो यानी कि आप अगर 30 के 30 तत्वों को क्रम वाइज क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपको काफी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जैसे प्रोटॉन की संख्या याद हो जाएगी, परमाणु क्रमांक के समान ही होती है। अगर उदासीन परमाणु है, मान लीजिए, मैं इससे पहले करा चुकी हूँ इसके बारे में, जैसे मान लीजिए सोडियम है, और सोडियम के बारे में पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर आपको इसका परमाणु क्रमांक पता है, ये 11 पे आता है, तो आप आराम से इसको बता देंगे कि सोडियम में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 11 ही होगी।
अगर प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए तो भी आप बता देंगे कि 11 है। और अगर आपसे, अब जब आपको 11 याद हो गई तो अब आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सोडियम प्लस में कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आप आराम से बता सकेंगे कि 11 है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब ये है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। और त्याग दिया है तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 11 में से एक माइनस हुआ तो कितने बचे, 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी सेम, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी सेम, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। तो ये मैं चीजें आपको बता चुकी थी परमाणु क्रमांक के आधार पे। और अब हम परमाणु भार पढ़ेंगे। हम परमाणु भार जो है वो बच्चों मैं आपको इसमें बता दूं, जैसे अब ये टेबल है, 30 के 30 तत्वों के परमाणु भार दे रखे हैं। और परमाणु भार जो है वो लगभग क्या होता है, आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, मतलब जो उसके अंदर के जो नाभिक का जो भार है उससे मिला होता है। तो जैसे ये दिए गए हैं परमाणु, अब ये पूछा तो आज तक क्वेश्चन ऐसा नहीं गया है कि परमाणु भार निकालिए। हो सकता है कि टेंथ क्लास में जो एनएमएमएस का पेपर लिया जाता है उसमें एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका हो। पर लेकिन क्योंकि हमें पहले ही बताया कि हम तो पूरा साइंस को लेके चल रहे हैं कि पूरा अच्छे से बच्चे को समझ में आए, चाहे वो 10वीं क्लास में एनएमएमएस का पेपर दे रहा हो, चाहे वो 8th क्लास का बच्चा दे रहा हो, क्योंकि 8th बच्चे को भी ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। तो हम ये जो आपको दिख रहे हैं ये पूरे एटॉमिक मास हैं, ये यहाँ से 30 तक लिख रखे हैं। पॉइंट्स में अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जैक्ट डाटा ले सकते हैं। मतलब जो जैसे कि मान लीजिए 39.948 है तो उसको आप 40 कर सकते हो लगभग। और ऐसे ही 40 का लगभग क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम का 40 होता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 40 क्या है, पॉइंट है, यानी कि दशमलव है, और 078 दे रखा है, तो जीरो आ गया है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब संख्या क्या है, 40 के बराबर, लगभग उसके आसपास ये रखी जाती है। तो दशमलव के 5 से, अगर दशमलव 5 से नीचे की संख्या है, मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है, तो इससे आगे अगर जैसे मान लीजिए 40 दे रखा है, 40 दशमलव, तो उसको 40 ही माना जाएगा। अगर 5 से ज्यादा है, जैसे कि 40.6 है, या फिर आप ये बताइए 8 है, तो हम इसको 40 ना मान के 41 मान लेते हैं। तो ये थोड़ा सा दशमलव का वो है, वो आप समझ जाएंगे। एटॉमिक मास इतना नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो क्या किया जाएगा, आपको एक कोई ना कोई एक संख्या का क्या है, आकलन, मतलब दिया जाएगा, संख्या दी जाएगी। तो चलिए हम एटॉमिक मास को आज ज्ञात करते हैं, क्योंकि भाई क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट संयोजकता वाला टॉपिक भी होने वाला है, क्योंकि संयोजकता पूछी जाती है चैप्टर्स में, मतलब सॉरी, पेपर्स में, जो एग्जाम पेपर में है संयोजकता के बारे में तो क्वेश्चंस एक ना एक आ ही जाता है। तो संयोजकता हमें बहुत अच्छे से समझनी है, तो पहले एटॉमिक मास के बारे में समझते हैं। ब्लैंक पेपर, और देखिए यहाँ पे परमाणु भार। अब ये परमाणु भार कह लें या द्रव्यमान संख्या, किसकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु की। और द्रव्यमान संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या, इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे कि परमाणु जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो उसको ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान संख्या ए, इसको डिनोट करते हैं ए से। ये परमाणु द्रव्यमान संख्या है ए, और ये होती है प्रोटोनों की संख्या। मैं यहाँ पे प्रोटोन का प्रतीक लिख देती हूँ, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आप समझ गए होंगे कि जो परमाणु होता है,
वो जो जिसका परमाणु का भार होता है वो उसके अंदर के नाभिक से निकाला जाता है, यानी उसके नाभिक ही उसका क्या बनाता है, भार बनाता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनाती है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पर द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, प्रोटोनों की संख्या, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर AP+N0। तो जिससे आपको ये सूत्र क्या है, याद हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहीं पे दे रही हूँ। उदाहरण दिया जैसे कि कैल्शियम। अब कैल्शियम मैंने पहले ही कहा है कि 30 तत्व हैं, और 30 तत्वों को आप किस में याद कर लो, क्रम वाइज याद कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। कैल्शियम है 40 नंबर। कितने नंबर पे है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती हो गई, 20 नंबर पे। कैल्शियम कितने पे है, 20 नंबर पे। मैं 40 नंबर उसका परमाणु भार बोल गई, क्योंकि अभी उससे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इस वजह से। तो 20 नंबर पे है, 20 क्रमांक है। मोस्टली क्या होता है कि भार जो होता है ज्यादातर परमाणु भार का दुगना है। थोड़ा बहुत इधर उधर है कहीं, वो है, तो अब पर्टिकुलर तो पूरा याद नहीं होगा, पर हो सकता है आपसे अगर ऐसा पूछा जाए तो कोई ना कोई ऐसी है कि संख्या आपको दी जाएगी, टेंशन ना लीजिए। आपको एग्जाम में मतलब प्रश्न में दी जाएगी वो संख्या। तो प्रोटोनों की संख्या तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे बताया जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक तो आपको याद रखना ही है, और बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया तो परमाणु क्रमांक दे देंगे वो 20, तो आप निकाल सकते हो कि प्रोटोनों की संख्या उस समय क्या होगी। जब परमाणु क्रमांक 20 है तो प्रोटोनों की संख्या भी क्या होगी, 20 होगी। क्या होगी, 20। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात हो रही है कि भाई उसका परमाणु भार निकालना है, तो यानी हमें एन के बारे में पता होना चाहिए। अब एन न्यूट्रॉन हो सकता है, आपको न्यूट्रॉन भी दिया हो। न्यूट्रॉनों की संख्या मान लीजिए उन्होंने दी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या 20, तो आप आराम से निकाल लेंगे कि A बराबर क्या हो जाएगा, P++N0, जो यानी प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो 20+20 कर देंगे और आराम से निकल आ जाएगा आपका आसपास का आंकड़ा, यानी कि एक लगभग मान आ जाएगा 40, क्योंकि 40 क्या था एग्जैक्ट जो वो था कैल्शियम का भार, वो था 40.78 078। ठीक है। तो अब ये था, तो 078 था, तो अब ये 7 8 को क्या है, वही कर लिया है, 40 का लगभग आंकड़ा कर लिया है। तो इस तरीके से दे सकते हैं। अगर मान लीजिए अब आपको ये ऐसे दे दिया जाए कि इसका जो मान है, यानी कि ए का मान दे दिया, ये वाला जो आपको, ये वाला एग्जैक्ट बिल्कुल एक पूरा सही आंकड़ा दे दिया, तो आपको नहीं पता कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, आपको नहीं पता कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो आपको क्या निकालनी पड़े, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़े। तो आप आराम से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल इसी सूत्र से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं, तो खुद ही देख लीजिए इधर। अगर हमें ए का मान, N0 का मान निकालना है, तो P को कहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, इधर लाना पड़ेगा, और इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A-P+। अब ये है, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ए का मान रखेंगे, क्या करेंगे, 40.078, और उसमें से माइनस कर देंगे 20 को। किसको माइनस कर देंगे, 20 को, और हमारा N0 का मान आ जाएगा 20, यानी 40 में से 20 जाएंगे भाई। अब ये तो 0.078 है, तो अगर हम इसमें भी दशमलव लगा के 0 0 कर लें, माइनस कर रहे हैं, तो आप भी जानते हैं इसका आंसर आएगा 20.078। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या और कैसे निकालेंगे हम प्रोटॉन की संख्या। और मैंने यहाँ पे आपको क्या है, अब आपसे नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके ये पूरा याद करूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि आप कैसे याद करोगे। तो देखो, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एक होता है लगभग, आप देखो 1.00, अब ये 7 दे रखा है ना यहाँ पे, इसको 1 हाइड्रोजन का मान क्या कर लिया जाता है, 1.008, 8 के बराबर कर लिया जाता है। अब आप इतना समझ गए होंगे। अगर इसमें हीलियम का मान क्या है, वही हीलियम का मान भी क्या है, 4 के बराबर कर लिया जाता है। तो आप हाइड्रोजन का याद कर सकते हैं, एक लगभग क्या मान लिया जाता है, एक। आप देखिए 1.008 है,
अब इसका मान क्या किया जाएगा, यही किया जाएगा कि इसको एक मान लिया जाए, हाइड्रोजन को क्या मान लिया जाए, एक, एक उसका परमाणु भार मान लिया जाए। आप इसमें कार्बन का याद कर लीजिए, कार्बन का लगभग वही है 12 माना जाता है, लगभग 12, इसमें दशमलव से ऐसे दे रखा है तो आंकड़ा आप 12 का मानिए। नाइट्रोजन का याद कर लीजिए 14 होता है, 7 का दुगना हो जाता है 14। ऑक्सीजन का याद कर लीजिए, ऑक्सीजन वही दुगना हो जाता है, जिसका दुगना है मैं उसका बता रही हूँ। और फ्लोरीन का अब तक कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है। आप सोडियम का याद कर लीजिए, सोडियम का आ जाता है, सोडियम का क्या होगा, यहाँ पे आप भी जानते हैं 11 है, और यहाँ पे आप खुद देखिए 22 पॉइंट जो दशमलव है यानी 22.98 दे रखा है। अब 9 दे रखा है तो इसका मतलब यही है कि आप इसको लगभग आंकड़े में लेंगे तो 23, क्या लेंगे 23 यानी 23 के आंकड़े में। आप इस चीज को समझ गए होंगे। मैं फिर आप उसका याद कर लीजिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, सल्फर का 32 यानी दुगना जो है। और हाँ, क्लोरीन का पूछ लिया जाता है तो क्लोरीन का याद करने के लिए आप इतना याद कर लीजिए 35.5। अब ये 5 क्यों, यहाँ तो 4 और 5, वही 4 और 5 के तो 5 कर दिया है क्योंकि 4 के बाद 5 संख्या है तो इसलिए उसको बढ़ा दिया 4 को, तो 35.5 यानी आधा आंकड़ा कर दिया है, लगभग आधे के बराबर। और इसके बाद कैल्शियम का तो मैंने बता ही दिया, 40 से आपको याद ही रहेगा, उसी के आसपास पोटेशियम का है, आर्गन का है, और तो किसी का ऐसा ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता। तो अगर पूछा जाएगा तो इनमें से पूछ लिया जाएगा, अगर पूछेंगे भी तो बच्चों टेंशन ना लो, हो सकता है आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछें, क्वेश्चन में लेकर आऊंगी तब आपको बताऊंगी इसमें, क्योंकि मैं आगे जैसे ही खत्म होगा टॉपिक तो मैं एक क्वेश्चन की बना दूंगी एक आप उसमें जरूर देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो उसमें हम क्वेश्चन ये वाले डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अभी इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए दे देते हैं, क्योंकि हमने अभी एटॉमिक मास के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ा कि वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी से एक संबंधित एक क्वेश्चन, सोडियम की, अब सोडियम आपको पता है कि 11वें नंबर पे आता है यानी परमाणु क्रमांक उसका 11 होता है, और उसका जो ए का मान है यानी परमाणु भार वो कितना होता है 23 होता है। अब निकालिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, निकाल लेंगे आराम से, आप इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे, ये आपको हल करना है और मुझे कमेंट में बताना है, आसानी से आप तुरंत निकाल लेंगे, अभी मुझे कमेंट में बताइए। और एक और अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन बहुत पूछा जाता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, और अभी मैंने कहा ना इक्का दुक्का के याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन का जो है परमाणु भार आपको निकालना है यानी ए का मान निकालना है, और उसमें मैं यहाँ पे बता देती हूँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें भाई आपको दी जाएगी तभी तो आपसे ए पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कि आपको सारी संख्या ही नहीं दें और आपसे पूछ लें, अगर कोई संख्या नहीं दें तो आपसे बिल्कुल आसान सा सवाल, जैसे मैंने अब इसमें बोला मैं आपको न्यूट्रॉन की भी संख्या नहीं दे रही, अब मैं आपसे बोल रही हूँ इसका परमाणु भार क्या है, तो ये भाई आसान सी संख्या है, 10 तक तो आप याद ही कर सकते हैं ना, थोड़े बहुत जो एक मैंने बोल दिए आपसे, कैसे याद करें, हाइड्रोजन का एक याद कर लें, हीलियम का दुगना हो जाएगा, वो लगभग 4 के बराबर होता है, और यहाँ पे आपके इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, उसका दुगना कितना होता है 12 होता है, कार्बन नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है 14 होता है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, तो कितना होता है 16 होता है। तो ये आप निकालिए कैसे 16 आया, तो वो आप मुझे बताइए कि प्रोटॉन और फिर उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये भी आप मुझे बताइए। तो ये इस तरीके से आप परमाणु भार को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे आते हैं, संयोजकता, वैलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता, और ये मैं आपको आराम से आज समझा दूंगी, आप आराम से निकाल लेंगे, और क्या करेंगे आज ही आप तत्वों का निर्माण करने लग जाएंगे, क्योंकि भाई जो सूत्र बनते हैं वो इसी वैलेंसी की वजह से बनते हैं, इसी वैलेंसी जो होती है यानी संयोजकता के आधार पे ही सूत्र बनाए जाते हैं। कैसे, मैं एक उदाहरण अगर आपको दूं यहाँ पे कि
यहाँ पे नमक का सूत्र है, ये NaCl यानी नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बना? भाई सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? प्लस, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? माइनस, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब इसका जो प्लस है वो इधर गया, माइनस इधर आया, और भाई एक एक है, दोनों के मान क्या है? एक एक, तो क्या बन गया? NaCl। तो ये सूत्र हम कैसे बनाएं और कैसे हम याद करें, इसके पूरा अच्छे से टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ संयोजकता के आधार पे। तो अब आपको बच्चों ऐसे नहीं है कि काफी सारे सूत्र आपको अभी याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि संयोजकता क्या है। संयोजकता है जो परमाणु का बाह्यतम कोश में, यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। यानी जो बाहरी कोश है, किसी परमाणु के बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो कितने जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितने त्याग सकता है, मतलब अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है, परमाणु क्या करेगा? परमाणु, देखो बच्चों मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, इससे टेबल से बताती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। टेबल पे चलते हैं। देखो आप, ये टेबल पे है, वैलेंसी है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, पी ब्लॉक ये आपको समझा चुके थे हम, पूरा डी ब्लॉक क्या है, तो इस पे देखो, इससे समझाते हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा? थोड़ा आसानी होगी। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? हर कोई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, यानी कि इन अक्रिय गैसों का, इसको शून्य अष्टक बोलते हैं। इसको शून्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते और इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। ये अक्रिय गैसें हैं, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, इनका अष्टक यानी कि इनके जो कोश होते हैं, और कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो पूरे होते हैं। जैसे बात करें हीलियम की, तो हीलियम का जो कोश है वो क्या है? के कोश है, यानी पहला नंबर का कोश है, और आप भी जानते हैं पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो अष्टक पूरा है। अगर बात करें नियोन की, तो नियोन की के बाद क्या है? एल, 2 कोश हैं, यानी कि के और एल, और यानी आप भी जानते हैं के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो पूरे के पूरे होते हैं। तो यानी कि हर कोई परमाणु जितने भी हैं, जो इधर हैं, जितने भी पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, और आपके क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के, ये क्या करना चाहते हैं? अष्टक पूरा करना चाहते हैं, ये अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था? आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया है पुरानी क्लासेस में, मैंने आपको बताया इससे पहले की, कि ये एस ब्लॉक हैं, यानी ये एस ब्लॉक के हैं दोनों, यानी ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो पूरी एक पूरा जो वर्ग दे रखा है, ये पूरा का पूरा क्या है? हाइड्रोजन वाला वर्ग, और ये बेरिलियम वाला वर्ग, ये क्या है? एस ब्लॉक हैं। ये S1 है, ये S2 है, यानी एस। और ये कौन से वाले हैं? ये डी ब्लॉक हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपको ये भी बताया था मैंने कि ये जो एस ब्लॉक के हैं, ये क्या है? धातु है। कैसी धातु है? क्षारीय धातु है। ये एक क्षारीय धातु है, एक क्षारीय मृदा धातु है, और डी ब्लॉक के एक संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु। और धातु का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक क्या करना चाहते हैं? पूर्ण रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अष्टक पूर्ण रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे, और ये क्या है? ये यहाँ पे पी ब्लॉक के हैं, और ये देखिए इनके बीच में ये पी ब्लॉक के कार्बन, ये जो आपको एकदम ब्लू ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है? पी ब्लॉक के। और ये है अधातु। क्या है? अधातु। तो धातु और अधातु के बीच में क्या पाए जा रहे हैं? उपधातु। कुछ उपधातुओं के नाम जरूर आप याद कर लें, क्योंकि कुछ ही हैं, ये ज्यादा नहीं है। जैसे कि बोरोन का नाम याद कर लें, क्योंकि देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन में पूछा जा चुका है
कि निम्न में से कौन उपधातु है, तो सिलिकॉन आ सकता है ऑप्शन में। जर्मेनियम, आपको याद रखना गैलियम नहीं है, गैलियम एक धातु है और जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक याद करिए, एंटीमनी, एंटीमनी का याद रखिए, और आपके टेलुरियम का याद रखिए। ज्यादा नहीं है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हैं, और 6 उपधातुओं के नाम आप याद कर लें। बोरोन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बोरोन, सिलिकॉन, और आपका जर्मेनियम, आर्सेनियम, और एंटीमनी, एसबी, एसबी है इसका, और एंटीमनी और टेलुरियम, टेलुरियम, ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है। याद करेंगे, 6 हैं और इनको तो आप उपधातु याद हो जाएंगे जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और इसलिए ये जो है वो क्या है, इनकी हम अभी संयोजकता के आधार पे अभी बताएंगे थोड़ा। प्लस में, इसमें कुछ में प्लस का पाया जाता है, कुछ में माइनस का भी गुण पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, उपधातु। तो देखिए, हम यहीं पर बात करें संयोजकता की, तो मैंने अभी जस्ट आपको अभी बताया कि एस ब्लॉक और ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो इनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे वो कौन से उसमें पाए जाएंगे। जैसे इस हाइड्रोजन का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा, एस ब्लॉक में पाया जाएगा। और कोश क्या होगा, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उसके कोश में किस में पाया जाएगा, के में पाया जाएगा। अब या तो वो क्या कर ले, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, क्योंकि उसका बराबर का मामला है, क्योंकि आप भी जानते हो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा अब 30 के 30 तत्व आपने याद कर लिए होंगे, तो मैं आपको यहीं पे अच्छे से समझाने वाली हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, अब हाइड्रोजन का क्या है, एक है। अब एक है, उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, तो वो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे। तो क्या करेगा उसके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, के में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, एम में कितने, और एन में कितने। तो हमने देखा था के में 2 होने चाहिए, एल में कितने होने चाहिए, 8, एम में कितने होने चाहिए, 8, और एन में 18। तो इलेक्ट्रॉन आप भी जानते हैं के में 2 होने चाहिए, उसका तो बराबर का मामला है कि हाइड्रोजन क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दे और त्याग कर H प्लस बना ले, तो भी उसको कोई काम नहीं करना है, या फिर H माइनस कर ले तो हीलियम का अष्टक कर लेगा। वो किसका अष्टक कर लेगा, हीलियम, क्योंकि H माइनस के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2, कितनी होगी, 2। आप समझ रहे हैं, तो इसीलिए, और ज्यादातर ये H माइनस की तरह ही क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि ये उनकी तरह रिएक्ट करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रहण करने के लिए रह जाता है, अष्टक अपना पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इन्हें। जैसे कि मैं फ्लोरीन का उदाहरण लेती हूँ, देखिए अभी मैंने हाइड्रोजन समझाया, मैं थोड़ा फ्लोरीन समझाती हूँ। फ्लोरीन क्या, कौन से नंबर पे है, फ्लोरीन है 9 नंबर पे, कितने नंबर पे, 9। अगर बात करें इसके अष्टक में, तो कितना होगा, आप ही बता दीजिए कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2 होंगे। तो अब 9 में से कितने बचे, 2। तो दो, दो निकल, वो कर दीजिए, 9 है, 9 में से 2 हो गए, तो बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन किसमें है, एल में। तो अब आप मुझे बताइए कि इस एल में इस अष्टक को पूरा करने के लिए, 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, F माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा, F माइनस। इसीलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी के अष्टकों में, क्योंकि ये अक्रिय गैस के जस्ट मतलब क्या है, अक्रिय गैस के, देखो यहाँ पे इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के जस्ट इधर है। अब जब अक्रिय गैस के ये इधर हैं, तो इनको भाई अब क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी रह गई है इनमें अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये इनकी जो संयोजकता होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की, कितनी होती है, -1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही होता है। तो इनकी संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, -1।
यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। बात करें अगर हम इसकी लिथियम की, किसकी बात करें, लिथियम की। भाई हम तो हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक जरूर क्या है, एक है। इस वजह से ये एस ब्लॉक, भाई उसका पहला मतलब इलेक्ट्रॉन भी किस में आ रहा है, एस में ही आ रहा है, इस वजह से वो एस में है। और पर लेकिन वो संयोजकता किस तरीके की दिखाता है, प्लस की भी दिखाता है और माइनस की भी दिखाता है। जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन H4 का, इसको बोलते हैं मेथेन। तो इस समय जो है हाइड्रोजन, इस समय जो संयोजकता दिखा रहा है, क्योंकि वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इधर देखिए यहाँ पे। तो इस समय ये जो हाइड्रोजन है वो अपनी संयोजकता कितनी दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। तो हाइड्रोजन H प्लस की संयोजकता भी दिखाता है और H माइनस की भी संयोजकता दिखाता है। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अभी हम लिथियम की बात करें, तो लिथियम से ही आपको पता लग जाएगा कि संयोजकता लिथियम से क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए लिथियम की बात कर लें, चाहे हम सोडियम की बात कर लें, तो सोडियम भी उसी के में है, क्योंकि देखो हाली ने की रब से फरियाद, तो मैं यहाँ तक बता रही हूँ, ये एक ही में है, ये एस ब्लॉक में ही है। ये कहाँ पर है, एस ब्लॉक में ही है, यानी हमारे उसमें लाइन में। तो ये हाइड्रोजन पहले नंबर पे, लिथियम हमारा तीसरे नंबर पे है, सोडियम हमारे 11 नंबर पे, पोटेशियम हमारा 19 नंबर पे। तो ये जो हम अगर सोडियम की बात करें, तो सोडियम के 11 नंबर पे है, तो के और एल में कितने होंगे, आप ही बताइए कि के में कितने होंगे, और एम भी आ जाएगा इसमें, अभी देखना कैसे एम आएगा। के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, कितने होंगे, दो। तो एल में कितने होंगे, 10। तो 10 और दो कितने हो गए, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया। और इस एल में होंगे 8, कितने होंगे, 8, यानी 8 और 2 मिला के टोटल 10 होंगे। अभी भी कितने रह गए, एक रह गया, कितना रह गया, एक। तो वो किस में आएगा, एम में, क्योंकि हमें तो इसकी तरह करना है। तो ये इसमें एक, तो इसमें आप कितना रह गया, आप ही बताइए। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, या 8 में से जो 7 रह गए वो लेना आसान है, आप खुद ही बताइए। 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागना। और है ना, आप भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है बजाय 7 लेने के। वो मशक्कत 7 की करने की बजाय एक बार में त्याग दो, और क्या कर दो, नियोन वाला 10 वाला जो है, नियोन का 10 वाला अष्टक, ये सोडियम प्लस ले लेगा। कौन ले लेगा, सोडियम प्लस। आप समझ गए इस चीज से कि सोडियम प्लस बना। तो ज्यादातर S1 जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागने का गुण करते हैं, यानी उसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, -1 होगी। कितनी होगी इनकी संयोजकता, सॉरी, इसकी हाइड्रोजन की तो प्लस और माइनस दोनों होती है, इसकी मैं यहाँ लिख देती हूँ, +1 में भी मिलेगा, -1 में भी, पर मोस्टली +1 में मिलेगा। और हाइड्रोजन, लिथियम और इन सब की संयोजकता क्या होगी, मैं यहाँ पे, आप समझ गए होंगे एक बार में, तो मैं यही लिख देती हूँ कि इसकी होगी +1। कितनी होगी इस एस वालों की, सबकी सबकी ज्यादातर की, सोडियम पोटेशियम इन सभी की क्या होगी संयोजकता, +1। ठीक है। और ऐसे ही बेरिलियम की मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, +2, क्योंकि दो ही तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए। आप कैल्शियम में देख लीजिए, चाहे आप मैग्नीशियम में, आप इनका जरूर बनाइएगा। जैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो आप जरूर इनका कोश बना के जरूर देखिएगा। पोटेशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और सोडियम एल में कितने आए, 12 पे है, तो कितने आए, 8। तो 8 और 2 कितने हो गए, हो गए आपके 10, और अब 2। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, क्योंकि एम में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने, 8, और कितने हैं, 2। तो 2 हैं तो कितने रह गए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, त्यागना। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इसी वजह से इनकी सबकी संयोजकता ज्यादातरों की क्या होती है, +2। कितनी होती है, +2। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर बात करें बोरोन की, किस पे आए, बोरोन पे, तो बोरोन जो है आप इधर देखेंगे तो 5 नंबर पे है, और इसको भी आप निकाल लें जैसे के और एल करके, तो बोरोन का भी कितना होगा, 2,
और यहाँ पे कितना होगा, एल का बात करें तो यहाँ पे एल में कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोरोन के दो में से तीन, तीन यानी 5 हो गए, 2 और 3 कितने हो गए, 5। और एल में आने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, पर लेकिन 8 में से 3 गए तो 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना, सॉरी, ग्रहण करना आसान है या त्यागना, 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। आप भी जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या है, आसान है। इस वजह से यहाँ पे जो संयोजकता होती है मोस्टली, वो क्या होती है, इन सभी की जो संयोजकता मोस्टली बता रही हूँ वो होती है +3। कितनी होती है, +3। और कार्बन की बात करते हैं, चलो कार्बन की, यहीं पे मैं आपको समझा रही हूँ। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन है छठे नंबर पे, बच्चों कितने नंबर पे, छठे। और कोष की बात करें तो कार्बन में क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4। अब एल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का मामला क्या है, बराबर बराबर का है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। बराबर बराबर का मामला है, इस वजह से कार्बन की संयोजकता क्या मिलती है, दोनों प्रकार की मिलती है, +4 भी मिलती है और -4 भी मिलती है। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। और अगर बात करें अब सोडियम की, किसकी बात करें, सोडियम की, तो सोडियम की बात करें, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 7वें नंबर पे, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप बताइए खुद ही, वही रहेगी 2 K में, और एल में कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ पे मामला थोड़ा क्या आ गया, अलग तरीके का, कि उसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 5 है। अब उसको लेने कितने हैं, 3। कितने लेने हैं, बस 3 लेने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी भाई क्या हो गई, संख्या हो गई उन 3 से। तो 3 लेने के लिए जाएंगे भाई, 5 त्यागना इतनी मुश्किल से तो लिए हैं, तो वो उनको भी त्याग दें, ऐसे नहीं, तो वो बड़ा अमाउंट हो गया 5 का, भाई उसको त्याग नहीं सकते। अब कितना लेना है, 3। 3 एक छोटा अमाउंट हो गया 5 के सामने, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये जो आपके पोटेशियम, सॉरी, हाँ, ये पोटेशियम और ये नाइट्रोजन, इन सब की संयोजकता कितनी होती है, -3 होती है। इनकी भी होगी, पर लेकिन मैं मोस्टली जो संयोजकता है, जो कॉमनली संयोजकता है, वो बता रही हूँ कि -3 होती है। और बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें, ऑक्सीजन की, तो इसको आप आराम से आप बता सकते हो कितनी संयोजकता होगी भाई, आप भी बताइए। और उसी के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन हो जाएगा क्योंकि बड़ा अमाउंट हो गया। अब लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता भी कितनी होगी, 2 होगी। तो सल्फर और इन सब की भी संयोजकता कितनी होगी, -2। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, कि क्यों क्या क्या संयोजकताएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे कुछ संयोजकताएं लिख दी हैं जो आपको ध्यान रखनी हो। और इसकी कितनी होती है, 0। जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी 0 होती है। तो हाइड्रोजन वाले वर्ग में कितनी होगी, +1। और बेरिलियम वाले वर्ग में +2। और बोरोन वाले में +3। और कार्बन वाले में +4, -4। और नाइट्रोजन वाले में -3। और ऑक्सीजन वाले में -2। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले में -1। आपको ये याद हो जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको, अब ये याद हो जाएगी आसानी से। और ये क्या है, ये जो ये है डी ब्लॉक है भाई, ये डी ब्लॉक की जो संयोजकता थी मोस्टली बता रही हूँ। देखिए, अगर अगर मैं इसमें बताऊं, आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे, देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता किस तरीके से, पूरा प्लस में भी दे रखी है, माइनस में भी दे रखी है। तो आपको नहीं, आपको मोस्टली उसकी -3 वाली, पहले वाली ध्यान रखनी है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वही आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनकी संयोजकता आपको लगभग +1, +2 जरूर दिखेगी। देखिए, ये देखिए +2। क्लोरीन के बाद, क्लोरीन से ही आ रही है, कहाँ पे आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये रहा स्कैंडियम, देखिए ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा स्कैंडियम। तो ये स्कैंडियम की है, स्कैंडियम की +3 से यहाँ पे ये देखिए +2, +2, +2, +2 तो है ही, +2 तो है ही। तो इनकी भी अगर कॉमनली हम बात करें तो आप बस थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए कि
मोस्टली +2 ही होती है मोस्टली, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा भी जा सकती है, पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, सिर्फ त्यागने की क्षमता रखेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होंगे वो क्या करेंगे, त्यागने की क्षमता रखेंगे। तो जैसे आपके देखेंगे इसमें मैग्नीज की Mn की +7 तक गई है, कितने +7, यानी उसके बाहरी कोश में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन तक त्यागने की क्षमता है। तो ये प्लस की ही बनाएंगे, माइनस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये धातु है भाई, ये संक्रमण धातु है। और ये धातुओं का गुण होता है, सॉरी, धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो बताइए आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम इसी में ही आगे चलते हैं। आपको ये, तो आपको संयोजकता समझ में आ गई। अब हम सूत्र बनाने का थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि सूत्र हम कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको एक आध उदाहरण बताती हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। जहां तक सूत्र बनाने तक का मेरा प्रॉमिस था वो करूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी अम्ल और क्षार की होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। वो लगभग हमारी शायद लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद हमारी नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स काफी लंबा है, पर ज्यादातर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर बहुत सारी चीजों को क्या है, ये कवर करता है ये चैप्टर। तो इसीलिए थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगा है इसको कवर करने में। तो हम सूत्र की बात करें कैल्शियम की, क्योंकि अब हमने संयोजकता के बारे में देख लिया। बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस उसकी अच्छे से कर लेना। संयोजकता एक जगह पर लिख के 30 तत्वों को ऐसे ही वर्गों में और आवर्त में लिख के आप उनको कर लेना, कि इसकी +1 +2 इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कैल्शियम, हम एक सूत्र बनाने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम। चलिए मैं आपको कुछ सूत्र और बता देती हूँ। जैसे हमने संयोजकता के बारे में तो लिख लिया, पर लेकिन यहाँ पे अभी सोडियम क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कैल्शियम कुछ सूत्र मैं आपको और लिखा देती हूँ। जैसे कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम सूत्र बनाने वाले हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 10th लेवल तक आपको 10th लेवल तक याद रखना है। तो कार्बोनेट की संयोजकता जो होती है, क्योंकि हम कार्बोनेट पढ़ेंगे अभी हम, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट। तो अभी हम कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि इसकी संयोजकता होती है +2 में, यही लिख देती हूँ। इसको कार्बोनेट कहते हैं। सल्फेट लिख देती हूँ, सल्फेट SO4, सल्फेट का होता है, सल्फेट का SO4 -2, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे -2। देखिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, है ना, तो आप वो मत करिए, ऐसे भी, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। तो सल्फेट, और एक और समूह का इसमें आपको ध्यान रखना है, नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट का भी ध्यान रखना है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, अमोनिया, अमोनिया की कितनी संयोजकता होती है, उसमें नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता होती है। तो अमोनिया का भी आपको NH3 होता है अमोनिया का, और इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 है तो भाई 3 होती है नाइट्रोजन की संयोजकता -3। तो इनके बारे में अभी हम वो करेंगे। हाइड्रोक्साइड OH, ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, इसका होता है -1, तो मैं एक नहीं लिख रही हूँ, और NO3 यानी नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, तो इसका एक होता है। अभी और भी सूत्र आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो हम यहाँ पे सूत्र बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा एक कैल्शियम, मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम सूत्र बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे को पता है कि हमारा ये कैल्शियम है, तो हम Ca लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, Ca लेंगे। अब हम सूत्र बना रहे हैं, यानी हमें सूत्र कैसे बनाना है, और इस सूत्र को हमें समझना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है 10th लेवल के बच्चों को, ये सीखना है और आपको भी समझना है, क्योंकि आपको संयोजकता पूछेंगे। सूत्र दे दिया तो संयोजकता पूछ लेंगे, हम दोनों तरीके से समझेंगे। हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमें पता है, OH होता है। क्या होता है, OH। अब इसकी संयोजकता होती है -1, कितनी होती है, -1, एक होती है, और कैल्शियम की कितनी होती है, +2। अब आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि इसको यहां ले लें इसकी साइड, और इसको यहां ले लें, यानी एक
इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सूत्र बनेगा Ca। अब इसका 2 है, 2 आया है, तो अगर मैंने मान लीजिए ऐसे लिख दिया तो मेरा सूत्र क्या है, गलत, क्योंकि ये जो 2 बताएगा वो हाइड्रोजन के लिए बताएगा। हमें तो इस पूरे OH पे लगाना है भाई। हमारा OH क्या है, एक समूह है, एक हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या है, एक वो है जिस जो पूरे सूत्र में काम आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए हमारा जो सूत्र होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पे ही क्या है, संयोजकता चढ़ानी है। तो हमारा सूत्र बनेगा ऐसे। ये राइट सूत्र है, ये बिल्कुल क्या है, राइट। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मैं एक आध सूत्र और बना देती हूँ, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक सूत्र है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें सूत्र बनाना है, तो एल्यूमिनियम के लिए हमें पता है कि उसका प्रतीक Al होता है, और क्लोराइड, क्लोराइड माने क्लोरीन, क्योंकि आइड उसके लिए लगाते हैं, आइड उसके लिए लगाते हैं जो अधातु होती हैं, जो पीछे लगती हैं। सबसे पहले धातु लगेगी, और धातु से कौन जुड़ेगी, अधातु। धातु लगेगी और धातु से कौन जुड़ेगी, अधातु। अधातु, भाई यहाँ पे भी अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, मतलब मैंने बोला ही था आपको कि अधातुओं की तरह वो क्या करता है, कार्य करता है। तो इस तरीके से अधातु। तो देखिए एल्यूमिनियम और क्लोराइड यानी Cl। अब क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, अभी हमने करा था डिस्कस, +3, कितनी होगी, +3। और क्लोरीन की संयोजकता -1। अब -1 को इधर ले जाइए, क्लोरीन को इधर, वो सॉरी, एल्यूमिनियम की +3 को इधर, तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र आप ही बता दीजिए जल्दी से, AlCl3 बनेगा, AlCl3। बताइए आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कि ये क्या संयोजकता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाई, भाई अब ये भी तो फेमस है इसका सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि ये एक हमारी क्या है, दमघुटू गैस है, और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, वही छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता, अब इसी से बनाते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है +4, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब वो तो अधातु है, अब अधातु से अधातु कैसे जुड़ा। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये +4 की तरह भी कार्य करता है और -4 की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि इसके लिए तो बराबर का मामला है। तो +4 -4 संयोजकता, और इसकी -2। अब ये क्या है, दोनों सम संख्याएं, क्या है, सम। अब सम संख्याएं हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ये एक बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आप समझ गए होंगे कि इसका ये जो 2 है इधर आएगा और इसका 1 इधर जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा, CO2। बताइए ये समझ में आया आपको अच्छे से, CO2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको अब क्या है, कुछ और सूत्र आपको दे रही हूं, यानी आप इन सूत्रों को बनाएंगे, ताकि मैं फिर आपको इनके सूत्रों के बारे में बता दूंगी। तो आप इनका नाम भी लिख सकते हैं। अब तो नाम भी मुझे बता सकते हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, और भी बहुत सारे सूत्र दे सकते हैं। और मैं कुछ और सूत्र यहाँ लिख देती हूँ, जिसकी आप संयोजकता अलग अलग अपने लिए जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन। अब इसका नाम आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या बनेगा, और इनमें इन दोनों की संयोजकताएं क्या होंगी। और एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ, इसका भी आप बताएं कि क्या है। देखिए ये यहाँ पे जो Ag है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, Ag सिल्वर है, सिल्वर माने चांदी है। और यहीं पे आपको बता देती हूँ, Ag की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, कितनी होती है, +1। Au गोल्ड होता है, Au गोल्ड, ठीक है। ये आभूषण धातु हैं,
और प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है? ये प्लेटिनम सबसे महंगी धातु, और ये क्या है? सबसे महंगी धातु है सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये कुछ ऐसी धातु है। मरकरी, Hg, पारा, भाई ये द्रव धातु है, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसी धातु है जिनके आ जाते हैं कॉमनली आंसर। और मैं यहाँ पे एक और बताना चाहती हूँ, बेरिलियम। बेरिलियम इसकी संयोजकता 2 होती है, बेरियम। और ये बेरियम जो है वो आपको जो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हमारा वो समूह है, S2 वाला जो ग्रुप है बेरिलियम की लाइन का, उसमें मिलता है बेरियम। और आप इसमें से बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट, तो अब आप दोनों की संयोजकता बता सकते हैं, दोनों का नाम बता सकते हैं। यहाँ पे इसकी भी संयोजकता बता सकते हैं, इसका नाम बता सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये आप इनको करिए। मैं आपको जरूर बताऊंगी क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। पर आशा करती हूँ आज की आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि सूत्र आ जाए तो आप आराम से बता सकते हैं, संयोजकता बता सकते हैं। जैसे कि आपसे पानी में ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ लें तो आप बता सकते हैं अब तो कि इसमें भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगी। इसमें देखेंगे आप गौर से तो H2 है, O को इधर ले जाइए तो O-2, और हाइड्रोजन क्या हो गया? +1 संयोजकता है। हाइड्रोजन की कितनी है? +1। तो तभी तो ये सूत्र बना है H2O। तो आप इससे समझ गए होंगे, तो आप बता सकते हैं आराम से कि किसकी कौन से सूत्र में क्या संयोजकता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो आप इनको बता सकते हैं आराम से। संयोजकता वाला क्वेश्चन अब की बार आपसे गलत नहीं होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपको कैसे समझ में आया कि नहीं आया, ये भी जरूर मुझे कमेंट में बताएं। ओके बच्चों, तो इजाजत लेते हैं। ओके बाय।